हेलो फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं डे 9 अपने भूगोल में घटना चक्र भूगोल का डे 9 जो मैं 90 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ, उसका ये 9वां दिन है। तो हम लोग इसके तहत जो है और दूसरी चीज़, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इसमें दिया है, आप वहाँ पे जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, ये इसकी पीडीएफ, जिसकी इसके अलावा मैं जो हिंदी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, घटनासार पढ़ा रहा हूँ, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की पीडीएफ एंड भूगोल की पीडीएफ, हिंदी और घटनासार की पीडीएफ डे बाय डे मैं आपको दे रहा हूँ। वहाँ पे एक एक टॉपिक्स पे मैं वहाँ पे पीडीएफ बना बना के डाल रहा हूँ, आप उसको जाके देखिए। वहाँ पे मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वहाँ पे पढ़िए, और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आके रिवाइज कीजिए उसको मल्टीपल टाइम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम दलहन शुरू करेंगे डे 9 में। तो चलिए फिर, ठीक है। भारत में अधिकांश जनसंख्या जो है प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दाल है। ये रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल के अंतर्गत दाल कृषि की जाती है। अगर प्रमुख दलहनी फसलों की बात की जाए तो चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर है। जो ये दलहनी फसल होती हैं, इसमें नाइट्रोजन की संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। कोबाल्ट जो है राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन B12 के संश्लेषण में यह सहायक है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका गड़ी उत्पादक होने के बावजूद इनका आयात करता है भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। सबसे टॉप पे भारत है, उत्पादन में भी, उपभोग में भी सबसे नंबर 1 पे होने के बावजूद भी भारत को आयात करना पड़ता है दालें। अब आर्थिक समीक्षा में यह है कि भाई सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। जो भारत की दलहनी फसलों में प्रमुख स्थान अरहर का है। अगर इसके टेम्परेचर देखेंगे 20 से 25 है ना, 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और इसके आप देखिए, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए और हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ये गलत है भाई। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं तो इसका ए हो जाएगा सही। खरीफ उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, या उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी तथा खरीफ दोनों मौसम की फसल है। 2016-17 में मूंग का उत्पादन कुल उत्पादन का 14% था, अन्य वर्षों में भी इसी के आसपास रहता है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई, जबकि रबी की दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई। तो रबी में ज़्यादा हुई, ना कि खरीफ में हुई। निम्न में कौन सा देश दलहन फसलों के उत्पादक तथा उपभोक्ता है? सबसे नंबर 1 भारत है, सबसे ज़्यादा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता है? तो ये दालें निर्यात नहीं की जाती, बल्कि आयात की जाती हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद भारत में दालों की कमी, परंतु प्रोटीन की नहीं है। दालों की मांग की वरीयता है, दालों की मांग की वरीयता है। तो हमको लगता है दोनों की ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी आयात किया जाता है दाल का, इसलिए प्रोटीन की कमी नहीं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। फसल का प्रकार जिसमें हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो वो दालें होती हैं। देखिए, जो जितने भी आंकड़े हैं, ये मैं आपको आर्थिकी से करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। अभी आप इससे जो है कर लीजिए, और आर्थिकी से जो मैं करवाऊंगा वही आप अंतिम मानिएगा आंकड़े। ठीक है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट आवश्यक है।
ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में आया है क्वेश्चन। कोबाल्ट जो है राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकार संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। अरहर की अगर हम बात करें तो नीलम अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की प्रजाति है नीलम। और मूंगफली की चंद्रा है, बिल्कुल सही है। मसूर की पंत L1 406 है। सरसों की बरोड़ा है। तो इसमें आम की है नीलम, न कि अरहर की। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल राजमा। इसमें हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। चना मटर मूंग की फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जबकि यह कहना गलत होगा कि राजमा की फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। देखिए अब इसमें रिपोर्ट दी हुई है भाई, लेकिन इसका पूछने का तात्पर्य यही था कि राजमा नहीं है इसमें। ये देखो 2000 दलहनी फसलों के संतुलित खाद का अनुपात, तो इसमें 1:2:3, तो ये है नहीं 1:2:2 अथवा 1:2:2, ये 1:2:2 है। अरहर का जन्म स्थान अगर हम देखें तो यहाँ पे भारत ही है। मालवी चमत्कार प्रजाति अरहर की प्रजाति है। फिर यहाँ पे आते हैं, मालवी चमत्कार अरहर की प्रजाति है। अरहर की अन्य अगर कुछ और प्रजातियों की बात करें तो अमर है, आज़ाद है, बहार है, मालवी विकास है, पारस है। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित है? तो अरहर की जो है बहार प्रजाति है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो ये अरहर की है। बहार है, अमर है, आज़ाद है, मालवी विकास है, पारस है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति तो अर्पणा है। अर्पणा जो है मटर की पत्ती विहीन जाति। रेशम की बात करें तो केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है। 1948 में, है ना, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। भारत में शहतूत, टसर, इरी और मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। यह रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है: एग, कैटरपिलर, प्यूपा और मॉथ। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का टूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। इसी दृष्टि में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। वही 2019-20 में कर्नाटक जो है शहतूत या मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का करीब 44% अकेले जो है कर्नाटक पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 31% भाग उत्पादित किया। कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है और इसमें कच्चा रेशम 22% उत्पादित किया। मूंगा रेशम जो है असम में वो सर्वाधिक पैदा किया जाता है, बोडोलैंड में। यह राज्य देश के मूंगा और रेशम उत्पादन का करीब 82% हिस्सा असम में ही होता है। इरी रेशम का उत्पादन भी असम में होता है सर्वाधिक। बोडोलैंड में काफ़ी ज़्यादा रेशम का उत्पादन। भारत के इरी रेशम का 70% उत्पादन बोडोलैंड में होता है या असम में होता है। टसर रेशम का उत्पादन, टसर ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर के रूप में 2 भागों में विभक्त है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में और ओक टसर जो है सबसे ज़्यादा मणिपुर में होती है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मलबरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तुम्हारे कर्नाटक में हो रहा है, करीब 45% का लगभग वही उत्पादन कर रहा है। फिर मलबरी के बाद इरी रेशम पे आते हैं तो असम में हो रहा है। टसर भी तुम्हारा झारखंड में हो रहा है। मूंगा रेशम असम में हो रहा है। तो ठीक है, वन रेशम डे टसर प्लस इरी प्लस मूंगा। टसर का उत्पादन झारखंड में हो रहा है, इरी और मूंगा का उत्पादन असम में हो रहा है। सर्वाधिक उत्पादन असम के पश्चात क्रमशः झारखंड और मेघालय में होता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? तो कर्नाटक करता है।
केंद्रीय रेशम बोर्ड जो 1948 में गठित हुआ था उसी की रिपोर्ट के अनुसार है, 2019-20 की रिपोर्ट, 44% मलबरी रेशम जो कि शहतूत रेशम के नाम से जाना जाता है का उत्पादन करता है। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त हो जाता है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक तो कर्नाटक है ये। निम्नलिखित युग में कौन सा सही, तो इरी जो है रेशम ये असम में सही है, मूंगा असम में, अरुणाचल में नहीं, शहतूत कौन सा युग में सही है, तो झारखंड में नहीं है, ये कर्नाटक है, टसर ये झारखंड है, ये झारखंड है, शहतूत कर्नाटक है, मूंगा असम है, इरी भी असम है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसका। भारत में कर्नाटक, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है, पहला सही। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, गलत है, तो पहला और तीसरा सही है, तो सी हो जाएगा इसका। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो मूंगा असम में होती है, ठीक है, ये करीब 91% भाग पैदा करता है असम। तो हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, तो ये मणिपुर है। ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य मणिपुर है। वर्ष 2019-20 में कुल टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक झारखंड है। टसर रेशम दो भागों में, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है, ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है। जिन निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कर्नाटक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है, तो ये कर्नाटक करता है। अब आते हैं हार्टिकल्चर क्रॉप्स पे, बागानी फसलें। सबसे पहले हम काफ़ी देखते हैं यहाँ पे। भारतीय काफ़ी जो है 1600 में पौराणिक धार्मिक संत बाबू बुदान द्वारा कर्नाटक के बाबू बुदान गिरीश के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। 18वीं सदी के दौरान काफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में काफ़ी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणिक क्षेत्रों में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। यह विश्व की 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। काफ़ी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। तो इसमें देखिए, ये आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे। अब हम आते हैं भारत का में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में काफ़ी उगाया गया। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्मों को अगर हम बात करें तो अरेबिका है, रोबस्टा। वर्ष 2021 में भारत में विश्व के कुल काफ़ी उत्पादन का करीब 3.28% उत्पादित किया गया, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। मांग बहुत अधिक है, उत्पादन 3.3 करीब % का हुआ है। भारत में 2 प्रजातियां हैं काफ़ी की, अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है भारत में। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड हल्की सी ठंडी में ये जो है काफ़ी होती हैं। और अगर वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें अगर ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा मिट्टी निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। देश में काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी कर्नाटक है, जो कि अभी हमने रेशम में देखा था, वो भी कर्नाटक ही था। काफ़ी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। अगर इसमें प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो ये बीजों के द्वारा होता है, सीड्स के द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। बागवानी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड NHB की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है ना। इस भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम
काफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा काफ़ी बोर्ड का गठन किया था। अब आते हैं, काफ़ी राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में होती है, जो सोसाइटी पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। यद्यप काफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथा इनकी कृषि के संबंध में दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी के पौधे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। काफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो इसमें अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसके दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सॉरी यार, ये इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। काफ़ी के पौधों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। काफ़ी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, जबकि चाय की डाली कलम के द्वारा। ठीक है, चाय कलम के द्वारा होती है, डाली कलम के द्वारा, और वो बीजों के द्वारा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक है या देश के कुल उत्पादन का 70% से अधिक काफ़ी का उत्पादन किया जाता है। काफ़ी उत्पादन में द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः केरल एवं तमिलनाडु है। निम्न में कौन सा भारत का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन वाला राज्य है? तो कर्नाटक है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक करता है। निम्नलिखित में कौन सा कहवा की खेती के क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। वही दूसरे स्थान पे अगर हम केरल की बात करें, तीसरे पे तमिलनाडु है। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांड्या काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक चिकमंगलूर शर्करा के लिए नहीं बल्कि काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम काफ़ी यहीं उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला काफ़ी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है। भारतीय काफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू एवं हासन जिले, केरल एवं वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियम पेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई का क्षेत्र काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबू बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम काफ़ी के पौधे रोपित किए गए। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे चाय एवं रबड़ की बात करते हैं, देखते हैं। चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में चाय की अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो ये बोहिया या चीनी, और दूसरी है असामिका या असमी। तो चाय अधिनियम 1953 आया था कि अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चाय सबसे ज़्यादा असम में होती है। 2020-21 में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का स्थान है। फिर पश्चिम बंगाल है जहाँ दार्जिलिंग में होती बहुत चाय। फिर तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। यहाँ पे भी कर्नाटक का जो है केरल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का स्थान है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 देशों की अगर बात की जाए तो चीन टॉप पे, फिर भारत दूसरे स्थान पे, केन्या तीसरे पे है, श्रीलंका चौथे पे है, वियतनाम पाँचवें। अगर सबसे ज़्यादा निर्यात की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग केन्या को देखते हैं। यहाँ पे एफएओ के 2020 के आंकड़ों के अनुसार 5 उत्पादक देश जो है चीन, भारत, केन्या,
अर्जेंटीना एवं श्रीलंका। जबकि एफएओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन उपभोग दोनों में ही संदर्भ में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया 2000 आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में शीर्ष निर्यातक देशों की अगर बात की, सबसे ज़्यादा केन्या में निर्यात करता है चाय का, फिर दूसरे स्थान पर चीन करता है, तीसरे स्थान पर श्रीलंका करता है, चौथे पे भारत है। अगर रबर, फिर हम आते हैं, रबर का पौधा जो है गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है केरल है। चाय में सबसे ज़्यादा हमने देखा असम है और कॉफ़ी में देखा कर्नाटक है, रबर में रेशम में देखा वो कर्नाटक है, रबर में देखा तो केरल है। 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का करीब 87% भाग उत्पादित, करीब 87.5% भाग तो केरल में ही उत्पादित किया जा रहा है रबर का। केरल रबर उत्पादन का राष्ट्रीय हिस्सा करीब 75% रह गया है अब 2018-19 में, लेकिन तब भी 70% के ऊपर ही है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादक शीर्ष राज्यों में केरल टॉप पे है, फिर त्रिपुरा, फिर कर्नाटक, असम और फिर तमिलनाडु। एफएओ के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। अब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, इसकी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं, आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता का राज्य है, तो उपभोक्ता नहीं तो सर्वश्रेष्ठ भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता किसका है, तो प्रश्नकाल में भारत दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन उपभोग में अग्रणी था। एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया, जबकि इसके उपभोग में प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन में उपभोग प्रश्नकाल में वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी इसकी कुछ हिस्सा निर्यात करता है। वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन उपभोग भारत का स्थान प्रथम था। वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन उपभोग में भारत का स्थान प्रथम था। कौन सी नकदी फसल अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है, तो चाय से। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार असम क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से भारत में इसका सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 337 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती, जबकि 2020 के आंकड़ों के अनुसार 626 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। यहाँ चाय का अधिकतम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला हुआ है। द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक जो है चाय का उत्पादन कर रहा है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश नहीं है, ऐसा नहीं है यार। चाय ये सही है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। खपत तो बिल्कुल भी नहीं कम है, बहुत खपत है भाई, तो ये तो गलत है, तो सी सही हो जाएगा। मतलब महत्वपूर्ण निर्यातक में टॉप पे तो केन्या है, दूसरे पे शायद चाइना है, तीसरे पे भारत है, तीसरे चौथे नंबर पे, तीसरे पे श्रीलंका है, चौथे पे भारत है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभीष्ट होगी, तो वहाँ पे चाय होगा। यूपीपीसीएस प्री 2010 में आया था। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। निम्न में कौन सी फसल बाराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो ये गन्ना है। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहाँ पे उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। अतः विकल्प धान न होने के कारण गन्ना सही माना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य अगर हम बात करें तो केरल हो जाएगा।
करीब 75% अभी भी रबर का उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। निम्न में कौन सा राज्य भारत वर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल। निम्न में कौन सा उद्दीपक फसल है? तो चाय, जिससे मतलब आपकी इंद्रियां जागृत हो जाए। तो चाय पी के हम कैफीन थीन जो हमको मिलता है उसके द्वारा, कॉफ़ी में कैफीन मिलता है, चाय में थीन मिलता है और तंबाकू में निकोटीन मिलता है। तो इससे जो है हम उद्दीपन, हमें जोश वोश आता है। चाय, काफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी आदि खाते हैं, जबकि गेहूँ, रबी तथा मक्का व अरहर खरीफ की फसलें हैं, इनमें कोई उद्दीपन फसलें नहीं भाई। अन्य बागानी फसलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, काफ़ी, रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, काफ़ी, रबर, बागान तथा बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का 50% उत्पादन गुजरात से होता है। 18-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य में गुजरात सबसे टॉप पे है, फिर दूसरे नंबर पे आंध्रा है, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तर प्रदेश। वही सेम पैटर्न उत्पादन में भी है, वही क्षेत्रफल में भी है उसके। नारियल के शीर्ष उत्पादन राज्य की अगर हम बात करें तो टॉप पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे कर्नाटक है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। वैश्विक रूप से इंडोनेशिया, भारत तथा फिलीपींस नारियल के उत्पादन में सबसे टॉप पे इंडोनेशिया है, फिर भारत है, फिर फिलीपींस है, अग्रणी देश है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाते हैं, मसालों का बागान कहा जाता है केरल को। लौंग, यूजीनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्षों की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का एक मसाला है, इसका उपयोग औषध के रूप में किया जाता है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की सर्वाधिक खेती क्रमशः तमिलनाडु में होती है, फिर केरल और कर्नाटक में होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होती है। जबकि वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादन शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत 3 अग्रणी राज्य हैं। कर्नाटक है टॉप पे, फिर केरल है, फिर असम है। भारत के 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर आंध्रा है, फिर उड़ीसा है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल तथा 1500 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पे है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। अगर देशों में बात की जाए तो वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील। अगर हम इसके आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके जल्दी से। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की सभी की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक में। कहवा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध हैं तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। रबर के उत्पादन के लिए केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, गुजरात टॉप पे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब हैं। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य हैं तो चाय, रबर, नारियल, कहवा। प्लांटेशन बागानी मतलब प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कृषि मंत्रालय इनको रखता है, चाय, काफ़ी, रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, ये सबको जो है बागानी फसलें कहा जाता है, प्लांटेशन क्रॉप।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोट से सही उत्तर चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। कहवा नहीं, तमिलनाडु की नहीं, कर्नाटक की। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। बिल्कुल सही। जोड़ छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। नहीं यार, जोड़ पश्चिम बंगाल। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा अभी। भारत में तंबाकू के 1/3 उत्पादन से अधिक का उत्पादन प्राप्त होता है, तो आंध्र प्रदेश से। तंबाकू का अग्रणी उत्पादन अब गुजरात हो गया है, ना कि आंध्र प्रदेश है। उत्पादन में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का हो गया। भारत में तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर हम बात करें तो इस समय जो है भाई आंध्र, कर्नाटक है, यूपी से आगे है। ठीक है, वो जो ये जब क्वेश्चन आया था 2007 में, उस समय इसमें से यूपी ही टॉप पे था। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है। अभी आंध्र प्रदेश नहीं है, अब यार गुजरात हो गया है, बट इसमें आंसर जो है आंध्र प्रदेश ही दिया हुआ है। ये 2008 का है, इसलिए आंध्र प्रदेश दिया, अभी गुजरात है। भारत में निम्नलिखित में किसमें तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो आंध्र प्रदेश में। अभी क्यों गुजरात हो गया है यार। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश था, पहले था, अभी गुजरात है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो केरल है। भारत निम्नलिखित में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो केरल। निम्नलिखित में मसाला में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें अगर हम बात करें, हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं डायरेक्ट। प्रश्नकाल के दौरान दी गई मसाला फसलों में से काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला। तो इसमें काली मिर्च और अदरक हम देखते हैं। इलायची और लौंग का जो है ग्वाटेमाला है, काकड़ी नहीं, इलायची जो है सबसे ज़्यादा ग्वाटेमाला उगाता है, लौंग का इंडोनेशिया है इस पर। ठीक है, काली मिर्च में उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है, टॉप पे वियतनाम है। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखा, तो उड़ीसा नहीं रखता है, बाकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों रखते हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो ये गर्म मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। मसालों के बागान कहाँ कहे जाने वाला राज्य है, तो केरल है। मसालों का बागान केरल। निम्न में कौन सा इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये केरल है। 65% केरल इलायची का उत्पादन करता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, इस केरल दूसरे स्थान पर है, परंतु कर्नाटक के नहीं होने के कारण जो है केरल। लौंग प्राप्त होता है तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाला सदाबहार वृक्ष पुष्पकलिका द्वारा प्राप्त होता है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। ठीक है, लौंग की खेती जो है सर्वाधिक अगर हम बात करें तो लौंग की खेती सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है, फिर केरल, फिर कर्नाटक में, अंडमान निकोबार में होती है। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण और 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर। तो इसकी काली मिर्च हो जाएगा इसका आंसर। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल, 1500 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्रों में काली मिर्च की उपजाई यानी कि अधिक संभावना है। कौन सा मसाला भारत के लिए काला सोना है, तो काली मिर्च जो है ये काला सोना है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादक अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गुजरात हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान गुजरात सबसे बड़ा मसाला उत्पादक था, लेकिन अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश टॉप पे हो गया है, फिर राजस्थान दूसरे पे, फिर गुजरात। वहाँ पे गुजरात तीसरे पे हो गया है, लेकिन जब आया था क्वेश्चन तब गुजरात था टॉप पे। निम्न में कौन सा काजू
का प्रमुख उत्पादक है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, आंध्रा, फिर उड़ीसा। एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो ये जम्मू कश्मीर करता है। निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो जूट जो है पश्चिम बंगाल है, चाय असम है, गन्ना उत्तर प्रदेश है, रबड़ कर्नाटक है। तो ये रबड़ जो है ये डी सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछा है। रबड़ का उत्पादन केरल में होता है ना कि कर्नाटक हिमाचल में होता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कंप्लीट हुई। और यहाँ पे हम झूमिंग कृषि देखेंगे या इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा आपको, तो जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद।